का ये क्वेश्चन दिया गया है। और आज के जो सवाल है थोड़े कठिन होंगे, याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन मन से पढ़ाई करना है। यहां पर आपका दिया गया है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन घुमाया बहुत ज्यादा गया है, ठीक है, घुमाया बहुत ज्यादा गया है, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, 82 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर सी, आपका धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बनेगा सी, धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बताइए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। 83 का जवाब देना है। चलिए 83 नंबर का जवाब देना है, और 83 का जवाब यहाँ पर भारतीय राजपूत का आया है बी नंबर। चलिए देखते हैं कि जवाब क्या आपका सही है, तो यहाँ पर लॉक करते हैं और जवाब दीजिए। यहाँ पर सी नंबर किसी का आया, किसी का बी आ रहा है। चलिए तो आपका जवाब यहाँ पर याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके कुषाण काल में, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुषाण काल में। 83 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, कुषाण काल हो जाएगा, ठीक है। और कुषाण काल में ही आपने सुना होगा कि गंधार कला जो कि मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और बोधित्व के यहाँ पर कह सकते मूर्ति आपकी खड़ी प्रतिमा थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। मतलब कह सकते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में जो आपकी गौतम बुद्ध की है सारनाथ में बुद्ध मूर्ति है, ये जो आपकी संबंधित है, ये आपकी कौन से संबंधित है। चलिए 85 की जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा, तो याद रखिए भूमि स्पर्श मुद्रा ये सारनाथ में जो आपकी है ये आपकी गुप्त काल से है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा, गुप्त काल से हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की स्वरनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। तो देखो क्वेश्चन आपका वही है, घुमाया गया है, लेकिन आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 86 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी, आपके गुप्त काल से है, ठीक है, गुप्त काल से है। अगले प्रश्न आते हैं। सिद्धू शुक्ला जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रीता सिंह गुड इवनिंग। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विचार में योगदान नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है, किसने नहीं दिया है, तो देखिए हर्षवर्धन तो दिया है, पता है, आपके कृष्ण भी थे, इन्होंने संगीत भी कराया था, अशोक भी दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब डी, यहाँ पर पुष्यमित्र जो आपके शुंग हैं ये बौद्ध मत के विस्तार में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। मतलब कहा गया है कि बुद्ध का ही एक अवतार है जो आने वाले समय में यहाँ पर संसार की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए आपने सुना भी होगा, आपने सुना होगा मैत्रेय, ठीक है, किस प्रकार का जन्म लेंगे, तो याद रखिए मैत्रेय हो जाएगा। 91 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी, मैत्रेय का जन्म लेंगे आपके भगवान बुद्ध। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह जो स्थित है वो आपके कहां पर है। मतलब कह रहा है आपसे हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो आपका शैलकृत है जो चैत्यग्रह है ये आपके कहां पर है। तो काफी कठिन सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, कठिन प्रश्न को आपको पढ़ना जरूरी है। याद रखिएगा ये जो आपका है कहां पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कारले। ये कारले कहां पड़ता है, याद रखिए कारले कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है पुणे में, ठीक है। कहां पड़ता है, पुणे, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, तो पुणे महाराष्ट्र में आपके पड़ता है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सर मेरा नेटवर्क को प्रॉब्लम हो जाती है। रौनक खतून आप इसको पहले से खाना ना खिला दिया करिए, नेटवर्क आपका रोज गड़बड़ कर जाता है ना, इसे खाना ना पहले खिला दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों में बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये आपने पूछा भी था शायद कि 11 सिर जो आपके थे, 11 सिर वाले जो आपके बौद्ध वाली एक प्रतिमा है, बोधिसत्व है, इसका जो अंकन मिलता है कहां पर मिलता है। याद रखिए इसका जवाब कौन सा बनेगा,
तो ये भी प्रश्न आपका याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कन्हेरी। ठीक है, कौन सा है तो याद रखिए कन्हेरी। कन्हेरी गुफाएं कहां पर हैं तो आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका भी जवाब क्या हो जाएगा कि कन्हेरी की गुफाएं जो आपकी है वो महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, पर्यटन स्थल है और यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। ठीक है, आपने सुना होगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर, वहां पर यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। यहां पर देख सकते हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन लिए हो, तो भैया बहुत ही टफ क्वेश्चन आज हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ लोगे, हमेशा तो आप पढ़ते रहे हो, है ना, कि बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, बउआ का नाम क्या है, बच्चा का नाम क्या है, लेकिन आज आपको बप्पा का नाम समझ में आया है कि ऐसा भी क्वेश्चन है और बन भी सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने हैं तो मिलेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए, काहे परेशान हो रहे हो। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो याद रखिएगा प्रथम शताब्दी की बात किया है तो यहां पर आपका 96 का जवाब कौन सा बनेगा। 96 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी। यहां पर नागार्जुन किसको भेजा गया था, याद रखिए नागार्जुन। और नागार्जुन का क्या आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है नागार्जुन जो आपके थे वो कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार के एक महान विभूषी आपके थे, आपके नागार्जुन थे। ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था माध्यमिक कारिका। ठीक है, सापेक्ष सिद्धांत को इन्होंने ही किया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है। यहां पर दिया है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो बौद्ध दार्शनिक थे वाक्य कौन थे। देखो यहां पर दिया गया है कि बौद्ध दार्शनिक जो दिया गया है शून्यता का सिद्धांत, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, याद रखिए 97 का जवाब यहां पर कुछ लोगों के आ चुके हैं। चलिए आज ब्लू है, पानी पानी बहुत लोगों का है, क्या बात है। चलिए यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर नागार्जुन। किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। यहां पर याद रखिए शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन। तो 97 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। आपने सुना होगा शून्यवाद मत के प्रवर्तक या कह सकते हैं माध्यमिक, उसी शब्द कहा जाता है ना, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहे नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। याद रखिए ये जो आपका तीसरी क्लास है, ठीक है, ये तीसरा क्लास है जो कि आपके बौद्ध से संबंधित आपका है। इसके पहले जो आपके थे, मतलब कह सकते हैं 23 तारीख वाला वीडियो और 22 वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो आपके हो जाएंगे। और ये आज बुद्ध का अंतिम आपको कह सकते हैं क्लास होगी, ठीक है, जिसमें बुद्ध के अंतिम होंगे, अब जाने में आपको मिलने लगेंगे। चलिए तो याद रखिएगा नागार्जुन जो थे, नागार्जुन किस संप्रदाय से। 98 का ऑप्शन राइट आपका हो जाए कौन सा, यहाँ पर सी माध्यमिक। अभी भी हमने आपको बताया था कि एक माध्यमिक ये कह सकते हैं शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, तो आपके कौन थे, नागार्जुन। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन, इनमें से बताइए कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है। चलिए यहां पर जवाब 99 का जवाब यहां पर आने शुरू हो गए हैं। चलिए यहां पर सचिन चौधरी का ये आया है, ओम प्रकाश का भी आया है, और भी यहां पर है भारती राजपूत, इंजीनियर आशीष कुशवाहा। चलिए मतलब ये प्रश्न आप सभी का सही है, तो सब लोगों को यहां पर लॉक कर देते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहां पर विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला जो आपका है ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण थे, और प्राचीन काल में 3 प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन काल में बौद्ध से संबंधित 3 आपके थे। पहला आपके कहां था, तो आपके नालंदा में हुआ करता था, ठीक है, और एक हुआ करता था कहां पर, वल्लभी, ठीक है, वल्लभी, और एक आप कह सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपके लगभग है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित था ये कहां पर स्थित था, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात। राइट आंसर आपको बताना है, लॉक करिए सही जवाब को कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर था। ऑप्शन राइट आपका 100 का बनेगा, डी नंबर आपके गुजरात में। याद रखिए वल्लभी कहां पड़ता है, तो आपके गुजरात में। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहां पर, तो आपके गुजरात में स्थित है। याद रखिए गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापना की गई थी वो किसके काल में स्थापित की गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए मेहनत से जवाब दीजिएगा तो ज्यादा ही मजा आएगा, है ना। एक दूसरे का अगर नकल करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, मेहनत से जवाब दीजिए। देख रहे हैं एक को जवाब आ जाता है, सब लोग झोंकने लगते हैं। चलिए तो देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग दिया है, कौन सा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, गुप्त हो जाएगा।
चलिए गुप्त हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक कोई नकल कर देता है, दूसरा भी बोलने लगता है, वही बोल देता है। अरे थोड़े से आप अपनी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर गुप्त हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि आपके कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय में जो बिहार को दान दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। सर जी आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है और हिंदी की पता नहीं चल पाता है। तो भैया आपको बता दें, यहाँ पर कौन पूछ रहे हैं? सोना पागल क्या बोल रहा है? सोना प्यारे। अच्छा, सोना प्यारे दिया है। भैया आपको बता दें, जो क्लास हमारी चलती है वह 5 बजे आपकी चलती है, जिसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान है, और आपकी 6:30 बजे है, जो कि आपके यहाँ पर ये चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिए यहाँ पर बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर 102 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? माफ करिए भाई, गलती है। अरे वो मतलब वो पढ़ नहीं पाए थे ना, इसलिए आपका नाम कर दिए थे ना। आप तो वो हम तो सोचे थे प्यारे प्यारे लिखा है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो देखो, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा कुमार गुप्त। ठीक है, कौन थे आपके? कुमार गुप्त थे। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर भी हो जाएगा, कुमार गुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 105 का जवाब देना है। चलिए 105 का जवाब दीजिए। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नौ नालंदा महाविहार महाविद्यालय जो महाविहार है वो किसके लिए विख्यात है? 105 का जवाब हो जाएगा कौन सा? तो याद रखिए, पाली अनुसंधान संस्थान। हमने आपको बताया था कि जो आपके बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, इन्होंने अपने जो भाषा दिए थे, जितने भी दिए थे, वो आपके सभी पाली ही भाषा में दिए थे। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। देखो आज के जो प्रश्न है वो कठिन है। कठिन इसलिए लिए हैं क्योंकि इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, सरल सरल के हो गए हैं। इसके पहले आपने दाल आल खाए थे, लेकिन आज पनीर खा रहे हो, तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? तो याद रखिए, ये विश्वास करते हैं किस पर? ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ये विश्वास करते हैं। बौद्ध और जैन जो दोनों ही हैं, ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली हुई थी? यहां पर बताइए 118 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर देखिए ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहां पर आपका सी वज्रयान शैली। ठीक है, वज्रयान जो आपका था, ये शाखा सर्वाधिक आपकी थी। वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। और याद रखिए, वज्रयान का सबसे अधिक विकास हुआ था कब? तो आपके 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके सिद्धांत की बात करें तो यहां पर याद रखिए कि आपके गुम्म समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आज ये कठिन आपके थे। अब आपका धर्म आ गया है नया धर्म, जो कि आपका जैन धर्म आ गया है। अभी तक आपने नहीं सुना होगा, आज सुन लीजिए। ठीक है, अब सरल टॉपिक आ जाएगा जैन धर्म। हमने बताया कि बौद्ध की ये तीसरी क्लास थी। तीसरी क्लास में आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आपके सरल रखे गए थे और आज के 25 प्रश्न आपके कठिन थे। अब आपको सरल प्रश्न आपके आएंगे और धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर बढ़ेंगे। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। हाँ देखो, हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ाने से पहले थोड़े से 2-3 पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, कह रहा है आपसे प्रतीक आपको दिया है और आपके प्रतीक चिन्ह, मतलब कौन से तीर्थकर आपके आए हैं उनमें से आपके प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या था? तो यहाँ पर बैल हो जाएगा। अजित नाथ का यहाँ पर हाथी है, संभव दास का 100। और यहाँ पर देखिए जो जरूरी है वो आपको बता देते हैं, जिससे आपका ऋषभ देव को पूछ लेता है। ठीक है ना, और आपके यहाँ पर दिया कौन से? तो आपके संभवनाथ को पूछ लेता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में पूछ लेता है पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो आपका क्या है? सर्प है। और अब महावीर स्वामी क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। बस 2-3 पढ़ लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? चलिए जैन धर्म के संस्थापक बताना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। 1 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जैन धर्म के संस्थापक कौन से हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में ये मिलेगा। ये आपको अगली क्लास में मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? बताइए भाई, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है?
सभी श्रेणी की अगर बात करते हैं तो आप यहां पर ये कहेंगे कि ये जो आपकी नदी है वो आपकी कौन सी, रावी, सतलज, ब्यास या चिनाब। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? चलिए कुछ लोगों का जवाब यहां पर आ रहा है, तो जिंदगी भवाल है सर। भवाल मतलब क्या सकते हैं, चलिए पता नहीं भवाल। तो देखो यहां पर याद रखें, हिमालय की सभी श्रेणियों को काट कर आने वाली कौन सी है, तो आपकी सतलज नदी है। ठीक है, कौन सी आपकी है, सतलज नदी है। और सतलज नदी की अगर बात करते हैं तो सतलज नदी का उद्गम है राकास्ताल, जो कि आपके तिब्बत में है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी है, ये जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? तो थोड़ा सा संभल कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में दो आंसर सही हैं। इस प्रश्न के जवाब दो आंसर हैं, इस प्रश्न के आंसर दो होंगे। कौन कौन आंसर होंगे? याद रखिए, दूध गंगा जो आपकी है वो आपके जम्मू कश्मीर और आपके उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए और आपका यहां पर सी हो जाएंगे। ठीक है, ए और सी हो जाएंगे। यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? ए और आपका सी हो जाएगा। मतलब दूध गंगा नामक नदियां जो आपकी हैं वो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में भी प्रभावित होती हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि आपके महाराष्ट्र में भी एक दूध गंगा है, सहायक नदी। ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन के अनुसार यहां पर ए और सी दोनों को ही सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यहां पर सही जवाब देना है। एक ही है अलग या अलग अलग? सचिन दुबे का चौधरी का कहना है कि ये जो दूध गंगा है ये एक ही है या अलग अलग? तो आपको बता दें अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में दूसरी आपके है, और उत्तराखंड में दूसरी है, महाराष्ट्र में दूसरी है। सभी नदियां एक दूसरे क्या है, सहायक नदियां हैं, लेकिन अलग अलग नदियां हैं। ठीक है ना, परेशान मत होइए, सब अलग अलग हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर जवाब दीजिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? यहां पर जवाब सभी का डी आ रहा है। क्या बात है, बड़ा भयंकर जवाब आ गया। हम भी देख लें क्या सही है क्या नहीं। तो देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी दिया है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। फिर दिया महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये भी सही है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये कहां गिरती हैं? तो लूनी, नर्मदे, ताप्ती गिरती हैं कहां पर? ये गिरती हैं अरब सागर में। तो आपका जवाब यहां पर हो जाए कौन सा? डी। ए और बी दोनों सही हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए, और अच्छा चौधरी नहीं सर, चौबे है। अच्छा चौबे है, माफ करिए भाई चौबे जी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, यहां पर सही जवाब दीजिए कि आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन? 4 नंबर जवाब देना है। तो देखो यहां पर दिया गया है कौन सी, देखो कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन है? कोयना, यरला, डीना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा ये नदियां हैं। लेकिन याद रखिए तेल नदी जो आपकी कौन सी है? तेल नदी ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी नहीं है। तो आती है बात कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो सहायक नदी है वो है महानदी की। किसकी है? महानदी की है। तो आपका जवाब यहां पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है हगरी सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है, ये नदी जो आपकी है ये किस नदी की है? याद रखें ये नदी जो आपकी आती है ये आपके पश्चिमी घाट से होकर निकलती है। ठीक है, हगरी नदी जो आपकी है ये पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर प्रभावित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। और एट लास्ट में देखा जाए तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? डी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, यहां पर जवाब देना है। चलिए तो भैया बड़ा मजा आ रहा है, क्या बात है। चलिए तो देखो यहां पर दिया है सोन नदी का वास्तविक स्रोत। तो देखो सोन नदी कहां से निकली है? तो ये निकली आपके शहडोल जिले से, शहडोल जिले के अमरकंटक से। और अमरकंटक दिया है कहां पर? ए नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है चलिए गला भी जाम हो जाता है, क्या वाले। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, बोले बोले गला तो जाम ही हो जाएगा, है ना। चाय वाय तो कोई पिलाता भी नहीं है, और लाइक एक करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग शर्मा भी जाते हैं। तो बताओ क्या करें, गलत दर्द करवे करिए। चलिए कह रहे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? 8 का जवाब देना है। चलिए 8 का जवाब दीजिए कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियां हैं कौन सी हैं? तो देखो यहां पर दिया गया है ब्यास नदी है, चेनाब नदी है, रावी है, सतलज है और आपकी यमुना।
यहां पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहां पर डी हो जाएगा, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। याद रखिए यमुना नदी भी यहां से जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 8 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं यहां पर देखो दिया गया है कुछ चित्र, यहां पर एक दिया गया है चित्र, यहां पर है 4 नदियां और इन 4 नदियों में पूछा गया है कि कौन सी नदी कौन सी कहां की नदी है, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा, यहां पर 1 नंबर में जो आपकी नदी है, ये जो आपकी 1 नंबर वाली नदी है ना, ये यहां की जो नदी है कौन सी है, तो आपकी गंडक नदी है। कौन सी है, गंडक नदी है, ठीक है। जो 2 नंबर वाली नदी आ रही है ये गंगा नदी है यहां पर, ठीक है, गंगा नदी है। 3 नंबर वाली नदी आपकी है ये गोमती नदी आपकी है, ठीक है, गोमती नदी है। और ये चौथी वाली जो आपकी है वो घाघरा नदी है, घाघरा नदी है। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। देखो यहां पर कौन सी है, गंडक कहीं पर है, जी हाँ, ऑप्शन आपका सी है, गंडक, गंगा, गोमती और आपका घाघरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ था क्योंकि आज पहली बार आप पढ़ेंगे होंगे। चलिए यहां पर आपका दिया गया है, कुछ आपका दोआब दिया है, कभी कभी एग्जाम में दोआब पूछ लेता है। याद रखिए आप लोग पीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो वहां पर ये पूछकर आपसे नहीं आएंगे कि आप हमारे फूफा हो या हमारे भांजे हो, है ना, ये तो पूछकर आएगा नहीं। तो वहां पर आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, कठिन भी होगा सरल भी, क्योंकि सिलेबस में बोला गया है नदियां, और नदियां चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, चाहे गोल्ड हो चाहे ओल्ड हो, सब पूछ सकता है ना। तो इसलिए हर एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो यहां पर आपसे कह रहा है कि बिस्ट का जो दोआब है, बिस्ट का जो दोआब है वो किन 2 नदियों के बीच में है। ये जो पड़ता है, याद रखिए बिस्ट का दोआब, 20 से बिस्ट और 20 से हो जाएगा ब्यास, तो ये पड़ता है ब्यास वाले में, तो इसका जवाब कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बारी दोआब पड़ता है ये बारी और राबी, बारी राबी और राबी वाला जो आपका हो जाएगा कौन सा, राबी और ब्यास, राबी और ब्यास, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। फिर दिया रचना दोआब, रचना दोआब जो है वो राबी और चिनाव के मध्य है, राबी और चिनाव के मध्य का जो दोआब है वो आपका कौन सा है, तो आपका यहाँ पर रचना दोआब है, इसका 1 हो जाएगा। और चाज दोबाव किसे कहा जाता है, तो चाज दोआब जो आपका है चिनाव और आपके झेलम, तो चा से चिनाव, चा से आपका यहाँ पर कह सकते हैं चाब, तो इसका 4 हो जाएगा। बहुत सरल था, चा यहाँ दिया है, चा यहाँ दिया है, बा यहाँ दिया है और आपके यहाँ पर बा भी यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, रा यहाँ पर भी है वहां पर भी, मतलब तो देखा जाए समझ जाओगे। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे दोआब कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गंगा यमुना का दोआब, है ना, हम लोग जो रहते हैं मतलब उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो गंगा यमुना के बीच में तो रहते हैं ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो क्या बना है, 3 2 1 4, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहीं पर है, 3 2 1 4, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जल्दी से ले लीजिए। ले लिया, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। मतलब इन नहरों में से बताइए कि कौन सी नहर है जो दामोदर नदी से निकाला गया है, दामोदर नदी से निकाला गया है, कौन सी नहर है, कौन सी नहर है, तो याद रखिएगा ये नहर है आपकी ऑप्शन बी, एडन नहर। कौन सी है, एडन नहर है, एडन नहर जो कि आपके 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नया प्रश्न जैसे मिले तो उसे कॉपी में नोट करिएगा भैया, कॉपी में नोट करेंगे तो फायदा होगा, नहीं आज हम पढ़ा देंगे और आप पढ़ लोगे चले जाओगे, बाद में क्या हो जाएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, हमसे बोल रहे हो क्या स्क्रीनशॉट में। चलिए दामोदर नदी सहायक नदी है वो आपको बताना है। बताइए कि यहां पर कह रहा है कि दामोदर नदी जो आपकी है जिसकी सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपकी कौन सी है, यहां पर ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए बी आ रहा है तो इसका मतलब है आप बहुत समझदार हैं, यहां पर बी हो जाएगा, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। देखो दिया है राजरप्पा पूछा है कि किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो राजरप्पा एक शक्तिपीठ है, क्या है ये, एक शक्तिपीठ है जो कि आपके दामोदर और आपके भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर आपकी अवस्थित है, ठीक है। और यहां पर एक मंदिर है आपका छिन्नक मस्तिका मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर दामोदर और आपका भेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी यहां पर है।
तो देखो यहाँ पर विभ्रंश घाटी से आप पक्का जवाब लगा दोगे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई साहब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है क्या, तो आप कहोगे नहीं पढ़ा है। ये तो करोगे, हमने बोल दिया विभ्रंश घाटी तो आप जल्दी जल्दी ढूंढने लगोगे कि विभ्रंश घाटी कौन सी है। तो यहाँ पर बताइए भाई 15 का जवाब कौन सा बनेगा। 15 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर दामोदर। ठीक है, कौन सी है, दामोदर नदी है। याद रखिए दामोदर नदी है जो कि निम्नावताल की अगर बात करें तो डाउन होता है, क्या होता है, डाउन वार्पिंग। ठीक है, तो ढाल के कारण है जो कि विभ्रंश घाटी से रिफ्ट वैली से होकर यहाँ पर कह सकते हैं बहती है दामोदर घाटी। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। चलिए भाई इस नदी को बताइए कि कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, गोमती, पेरियार, दामोदर या महानदी। चलिए अच्छा ये बताओ, आपको लगता है ना, लगता है नहीं कि इस बार पीईटी निकल जाए आपको, आपके मन कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि पीईटी निकल जाएगा। जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हो और जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सरल से लेके बिल्कुल कठिन तक आपको पढ़ा दे रहे हैं, कुछ आपको छूट नहीं रहा है। आपकी अंतरात्मा बोल रही है ना कि इस बार पीटी हम पहली बार निकालेंगे। बताइए भाई, चलिए बिल्कुल सही है। तो चलिए यहां पर देखो, जो मेहनत करेंगे 100% सफल हो जाएंगे। ठीक है, देखो निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, तो सर्वाधिक प्रदूषित यहां पर कौन सा है। चलिए यहां पर 16 का किसी का ए आया है और किसी को और भी आ रहा है। चलिए प्रयास अच्छा है, लेकिन आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहां पर सी नंबर जिसका आया बिल्कुल सही है, यहां पर सी हो जाएगा दामोदर। देखो दामोदर नदी है ये सर्वाधिक प्रदूषित है, क्योंकि ये नदी जो आपकी है, इस नदी में कोयले के जो क्षेत्र हैं, कोयले वगैरह होता है ना, वहां पर डाल देते हैं, जिस कारण से और भी प्रदूषित होती है। यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा, दामोदर नदी को आपको लगाना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करता तो हम लोग यहां पर अचंभव हो जाते कि गोमती को लगा दें या आपके यमुना को लगा दें। ठीक है ना, तो यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। देव सर आपका नाम करना है, अच्छा नाम करना है तो अच्छी बात है, और हम लोग भी यहाँ पर पनकी में आएंगे, है ना, और पनकी में आएंगे आपके। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी पूछा गया है। लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज को समझिए कि कौन भूमि बंधित नदी है। अगर भूमि बंधित नदी का मतलब समझ गए तो उत्तर आप बता दोगे। भूमि बंधित हम आपको बता देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी नदी है जो ऐसे क्षेत्र से बहती है कि आते आते गायब हो जाती है, ये आते आते ही गायब हो जाती है। यही कारण है कि ये खारी नदी भी है। खारी नदी को बोलते हैं लवणी नदी। लवणी नदी की बात करते हैं तो ये नदी आपकी लूनी नदी आती है और खंभात की खाड़ी में आते आते पहले से गायब हो जाती है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी, लूनी नदी बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है, यह भी प्रश्न आपका बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल सही है, यहां पर अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण, यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा 19 में। तो याद रखिए यहां पर आपका अंतः स्थलीय अपवहन नदी है आपकी माही, घग्गर, नर्मदा और आपकी कृष्णा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपकी घग्गर नदी। कौन सी है, तो आपकी घग्गर नदी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मतलब मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, मतलब कह सकते हैं ये जो नदी है ये काफी ज्यादा मुड़ी हुई है, घूमी हुई है। यही कारण है कि इसमें हर साल बाढ़ आ जाती है, और यही कारण है कि इसे यहां पर कह सकते हैं कि बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। तो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी है। तो यहां पर कह सकते हैं कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बुलू वाले टॉपर्स हैं क्या। हाँ, जिन लोग जो रेगुलर रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सही करते हैं उनका होता है। ठीक है, आप लोग भी प्रयास किया करिए, सही सही जवाब दिया करिए और रेगुलर ना करिए। ठीक है, चलिए इससे पहचान बनती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा सी, यहां पर आपका कोसी हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर है ना। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि खारी नदी जिस अप्रवाह तंत्र का अंग है वो आपकी कौन सी है। चलिए खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर 22 का जवाब देना है। ये नकल नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे का देख लेते होंगे जल्दी से, है ना, और भेज दे होंगे, और ये ब्लू ब्लू दिख रहे होंगे, है ना, इसलिए कह सकते हैं इनको आंसर दिख रहा होगा, यही कारण तो होगा ना। चलिए, और दूसरे के देख नहीं रहे होते तो कैसे सही कर सकते हैं। चलिए, दिखाई नहीं देते तो अच्छा, ही दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहाँ से याद दिखाई पड़ गए। चलो तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आप लोग बातें में हमें उलझा देते हो,
चलिए, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? देखो 22 का अगर बात करते हैं तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका बनेगा कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो आपकी कौन सी है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? अरब सागर हो जाएगा या बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर देखो, यहां पर आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा, आपके दिमाग में ये पॉइंट आया। देखो जितने लोगों ने जवाब दिया है उसमें से कुछ लोगों का तुक्का सही हुआ है, लेकिन यहां पर कह सकते हैं गलती क्या है समझ लीजिए। ये खारी नदी है ना, वो लवड़ी नदी नहीं है, ये लवड़ी नदी नहीं है भाई साहब, याद रखिए लवड़ी नदी नहीं है, खारी एक नदी का ही नाम है। खारी क्या है? ये एक नदी का ही नाम है। और ये खारी नदी जो आपकी है ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी है मतलब कुल मिला के देखा जाए कि यमुना नदी आपकी मिलती है कहां पर? गंगा में, और गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आप तो यही कहोगे ना कि ये बंगाल की खाड़ी में है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहां पर बनेगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। समझ गए भैया? समझ गए ना? बंगाल की खाड़ी में ये खारी नदी का नाम है, ये लवड़ी वाली नदी नहीं है। ठीक है, धोखा हो गया, सबके साथ धोखा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में से नहीं है? कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में से नहीं है? देखिए हिमनद मतलब जानते हो ना, हिमनद मतलब जानते हो बर्फ, और बर्फ कहां निकलेगी? मिलेगी आपको पहाड़ों में, पर्वतों में मिलेगी, जो पर्वत आपके हैं। तो यहां पर से कह सकते हैं यमुना है, कौन सी है? अलकनंदा है, कोसी है, और आपकी मंदाकिनी है। ठीक है, तो यहां पर आपका 23 का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर सी, जो कोसी नदी है। कोसी नदी है ये हिमनदों में से यहां पर आपकी नहीं है। अदर जितनी भी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिमनदों से आती है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। देखो कोई कोई यहाँ पर बावले लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं यमुना। भैया यमुना तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। कहाँ से आती है तो ये भी बता दे रहे हैं, है ना भैया। ये जो आती है ये आपके हिमनद से नहीं आती है, ये नेपाल की पूर्वी भाग में एक जगह पड़ती है गोसाईनाथ। ठीक है, गोसाईनाथ की चोटी से आती है जो आपकी कोसी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है त्रिवेणी नहर में से किस नदी से पानी आता है? जो आपकी त्रिवेणी नदी है, जो त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी नहर है, इसमें से किस नदी से पानी आता है? याद रखिए ये जो आपका आता है गंडक से आता है। किससे आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। और ये जो आपकी गंडक नदी है, कह सकती जो आपकी है ये आपकी, तो ये आपकी चंपारण जिला, आपने चंपारण नाम सुना है, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में आपके स्थित है। याद रखिए ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा गंडक। ठीक है, चलिए नए नए प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। जो लोग पढ़ने के इच्छुक होंगे उनको लग रहा होगा कि आज हमने नदियों में कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो शायद हमने नहीं पढ़ा होगा, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। याद रखिए हम पूछे हुए प्रश्न आपको लाते हैं, नहीं तो भैया पीडीएफ उठाएंगे और कुछ भी पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर वही प्रश्न जो आपके पूछे गए। हाँ, लेवल थोड़ा हाई हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए यहां पर कह रहा है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का लिखित सही क्रम आपको बताना है। देखो उत्तर से, उत्तर कहां पड़ता है? हम आपसे पूछे उत्तर कहां है तो उत्तर ये बोलोगे ना, उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है। तो यहां पर देखो 26 में अगर बात करें तो आपकी जो श्योक नदी है, श्योक नदी है, फिर जास्कर, फिर आपकी स्पीति और आपकी सतलज। तो आपको अगर तुक्का भी लगाना चाहो भाई तुक्का लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जास्कर श्रेणी हमने आपको बताया भी था, जास्कर श्रेणी के बारे में बताया था। इसका ऑप्शन आपका बी, श्योक नदी, जास्कर नदी, स्पीति और आपकी सतलज, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी जो आपकी है परियोजना लागू की गई है। देखिए कौन सी है? ये दो राज्यों की है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में से संयुक्त है। कौन सी? राजघाट नदी घाटी परियोजना। और ये किस नदी पर लागू की गई है? यहाँ पर 29 को ऑप्शन राइट आपका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन राइट आपका डी, आपकी बेतवा नदी पर है। यूपी जीके में हमने हल्ला मार मार कर पढ़ाया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर सही जवाब 30 का कौन सा हो जाएगा? मुंह दर्द करने लगा है भाई, लाइक वाइक कर दो आप सब लोग। चलिए क्लास खत्म होने वाली है, लाइक वाइक कर दीजिए, मुंह दर्द करने लगता है सुबह से लेते लेते क्लासें। चलिए कह रहा है निम्न बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी की बात करता है तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? डी, यहाँ पर राजघाट बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न नदियों पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर देखो आज नदियां भी आपको कठिन लग रही हैं क्योंकि ये नदियों का अंतिम दिन है, ये नदियों का अंतिम दिन है और अंतिम दिन कठिन ही मिलता है। ठीक है, अंतिम दिन सरल नहीं मिलता है हमारे चैनल पर, अंतिम दिन जो होता है पूरा निचोड़ मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है सहायक नदियां हैं और आपकी मुख्य नदी है। ठीक है, तो देखो दिया गया है चंबल। अच्छा अगर हम आपसे अगर हम पूछे कि यहाँ पर जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी की बात करें महू जिला से निकलती है और जानापाव पहाड़ी से निकल के इटावा के पास यमुना में आ जाती है, विलीन हो जाती है।
तो भाई यहाँ पर बताओ क्या ये इसकी सहायक नदी है? नहीं। सोन कह रहा है यमुना की है, तो भाई सोन तो गंगा की नदी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। दिया है मानस, मानस आपकी किसकी है? तो मानस है आपके ब्रह्मपुत्र की। तो यहाँ पर एक सही हुआ है कौन? तीसरा। देख लो तीसरा कहां पर है। जी हाँ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? चलिए, महात्मा गांधी सेतु जो है ये आपके कहां पर है? यहां पर बताना है किस राज्य में है। 34 का ऑप्शन कौन सा जो बनेगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर बिहार, जो आपके बिहार में ही महात्मा गांधी सेतु आपका है। ठीक है ना। और यहां पर आपके अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो दिया है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। सही जवाब कौन हो जाएगा? तो सही जवाब आपका बिल्कुल आ चुका है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका सतलज नदी है, ये भारत में नहीं है, ये है तिब्बत में मानसरोवर झील में जो आपका है, वहां से एक राकस ताल जो जगह है, राकस ताल से निकलती है और यहाँ पर कह सकते हैं कि सिपकीला दर्रा से प्रवेश करते हुए भारत में आती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, करेक्ट, कपिली जिसकी सहायक नदी है वो आपकी कौन सी है? देखो क्या दिया है, कपिली। कपली दिया है ना, कपली। कपली को कभी कभी कोपली भी बोलते हैं। ठीक है, इसे कभी कभी कोपली भी बोलते हैं। जो कोपली है ये जो सहायक नदी है ये ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है? तो आपके ब्रह्मपुत्र की है। तो आपका जवाब डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। देखो नया प्रश्न आपके लिए है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा कामरूप। कामरूप सुना है कि नहीं सुना है? आपने सुना होगा कि कामरूप, तो कामरूप जो नगर है ये इसी नदी पर बसा है। कपली जो बसा है, कामरूप जो बसा है कपली नदी पर बसा है। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने के लिए, और दिया गया नदियां और उसकी सहायक नदियां। बताइए भाई, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो आपकी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। क्या है भाई? भीमा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो आप बता दे सकते हो तीस्ता नदी, तो इसका 3 हो जाएगा। गोमती की अगर बात करते हैं तो गोमती की जो आपकी है इंद्रावती है, इसकी इंद्रावती हो जाएगा। और यमुना की आपकी कौन है? चंबल। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी दिया गया है। अध्यारोपित मतलब होता है पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती हैं। यहां पर ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा चंबल। ठीक है, कौन है आपका? चंबल नदी है। यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, चंबल नदी है जो अध्यारोपित आपकी यहाँ पर नदी है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन और बचा होगा, खत्म ही हो रहा है। कह रहा है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी जो सीमा बनाती है किसकी बनाती है? याद रखिए, संकोश बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। अगर आपसे पूछे कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच एक नदी है, वो नदी कौन सी है? तो संकोश नदी है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संकोश नदी आपका हो जाएगा, संकोश नदी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? देखो, मध्य प्रदेश से अर्थात एमपी से निकली है और खंबात की खाड़ी में गिरी है। मध्य प्रदेश से निकली और खंबात की खाड़ी में, यहाँ पर 42 का जवाब कौन हो जाएगा? सी, आपकी माही नदी। देखो, मध्य प्रदेश से निकली है और खंबात की खाड़ी में है आपकी माही नदी। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी हो जाएगा, माही नदी। ठीक है, और माही नदी को आपकी रेखा जाती है भारत में कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत की कौन है? माही नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है। ये किशन गंगा सहायक नदी है, किसकी है? तो ये है झेलम की। याद रखिए, किशन गंगा एक परियोजना भी है ना। तो किशन गंगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। ये कानपुर वाले नहीं है, कानपुर वाले यहाँ पर क्या घूम रहेंगे, है ना। प्रकाश अवस्थी यहाँ पर जीएस क्यों पढ़ेंगे? वो तो मैथ पढ़ रहे होंगे ना, तो वो वाले नहीं है, दूसरे वाले कोई होंगे। प्रकाश अवस्थी में कानपुर वाला। चलिए देखो, यहाँ पर दिया है कि मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी जो आपकी है वो यहाँ पर कौन सी झील से निकलती है? याद रखिए, मुंबई की मीठी नदी है, ये निकलती है कहां से? ऑप्शन बी हो जाएगा, विहार झील से। कहां से? तो मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के आदिप्रवाह से उद्गमित हुई है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहां पर दिया है, एक आपको दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है उद्गम स्थल दिया है और आपका यहाँ पर नदी दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आज
टेस्ट पेपर टफ रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट को मतलब आप लोग लास्ट दिन आए हो, है ना। और बच्चा कुचा जब होता है ना, बतासा का पानी पीने जाते हो ना, तो बहुत तीखा होता है कि नहीं। बतासा खाने जाओ, जब नया नया जाओगे तो वो कम कम तीखा होगा, लेकिन जो बाद में बचता है ना, बहुत तीखा होता है। वही चीज हमारे यहाँ पर होता है, जब स्टार्टिंग करते हैं सरल से और लास्ट दिन जो होता है ना, वो बहुत तीखा हो जाता है, कठिन होते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है उद्गम क्षेत्र और आपका नदी। बताइए ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो निकलती है कावेरी नदी, कौन निकलती है? कावेरी, इसका ए हो जाएगा। फिर वेरी नाग स्रोत जो आपकी है, वेरी नाग निकलती है झेलम से, इसका आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, इसका 3 हो जाएगा। और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है कौन? सुवर्ण रेखा नदी, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। मतलब ये जो दिया गया था भैया बिल्कुल बराबर दिया गया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, बस इतने थे आज। ठीक है।